हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हम लोग शुरुआत करने वाले अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। एज यू कैन सी कि नाम में ही है कि कंपनीज रूल्स है ये, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। हम लोगों ने अपने लास्ट डिस्कशन में ये सीखा था कि सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो क्या कहता है कि वही रिक्वायरमेंट लगाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ठीक समझे वहां पे कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट लगा सकती है, राइट। हम लोगों ने ये चीजों के बारे में समझा था। अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, दिस गिव्स अस सर्टेन रूल्स। और रूल्स किस चीज के हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में है और कॉस्ट ऑडिट के बारे में ये रूल्स हैं। ठीक है, 2014 में ये रूल आए हैं, टाइम टू टाइम अमेंड हुए हैं 2015 में। ओके, नाउ दिस चैप्टर, these rules, they are very easy but very 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 important from examination point of view। इसलिए ये मत सोचना कि छोटा सा चैप्टर है तो इसे उड़ा देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग चैप्टर के रूप में आपको दिख सकता है। व्हाई? बिकॉज इससे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं और कुछ आप कह सकते हो कि रूल से रिलेटेड कुछ पोर्शन है, तो उसमें 8 नंबर का एक सवाल, 8 नंबर का दूसरा सवाल, या फिर आपके एमसीक्यूज में 1-2 सवाल, मतलब ले दे के आपका 16 नंबर इससे आना ही आना है। सो दैट इज व्हाई यू डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली। इट्स वेरी 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 इजी बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, ये एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव पावर। पहले सिर्फ समझेंगे, उसके बाद जो चीज जरूरत होगी वो हम लोग लिखेंगे। So it says that CG has subordinate legislative power। मतलब होता है subordinate legislative power का कि जब किसी एक्ट में, किसी लेजिस्लेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर दी जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो, सारे एक्ट कौन पास कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास कर रही है। और उसी एक्ट में पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी गई है टू मेक सर्टेन रूल्स। तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव पावर। तो इसी के तहत हमारे पास ये कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स हैं। नाउ these rules deal with two parts, one is cost records and the other one is cost audit। मतलब किन कंपनियों के लिए, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे मेंटेन करना है, उसके बाद किन पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है, कौन ऑडिट करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें इस रूल्स में डिस्कस की गई हैं। नॉट अ लॉट अबाउट कॉस्ट ऑडिटर, कि कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, इसके डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये वो, ये सारी चीजें नहीं। बट हाँ, कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होना चाहिए, वो कितने दिन में काम कर देगा, वो किन चीजों को ध्यान देगा, ये सारी चीजें इन रूल्स में डिस्कस की गई हैं। चलो, ये जो रूल्स है हमारे पास, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, इसमें कितने रूल्स हैं? इसमें सिर्फ 6 रूल्स हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 रूल्स हैं। So we are going to begin with these। सबसे पहला जो आपका रूल है, पहले सिर्फ मेरी बात समझते जाएंगे, फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे, जो जरूरी होगा वो हम लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। ओके, सबसे पहला रूल है सिर्फ और सिर्फ इसके नाम के बारे में कि द नेम ऑफ दीज रूल्स इज कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एंड इट केम इन इफेक्ट फ्रॉम 30th of June 2014।
तो इसके कुछ प्रोविजंस 30th ऑफ जून 2014 से ही लागू हो गए थे, बाकी कुछ जनवरी 2015 से लागू हो गए थे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है आपका रूल नंबर 1, दैट इज डेफिनेशन एंड कमेंसमेंट। सॉरी, रूल नंबर 1 इज टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 2 डील्स विद सर्टेन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस है, यहाँ पे आपको कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे, दैट इज सेटा, दैट इज CETA, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट और मैम इसका क्या रिलेशन है? देखो, अब यहां से हमारा एक्चुअल रियल डिस्कशन शुरू होता है, प्लीज ध्यान देना शुरू करो। चलो, रूल नंबर 1 इज टाइटल एंड commencement. Title, you know, commencement is this. Rule 2 deals with certain definitions. हम लोग डेफिनेटली अपने पास डेफिनेशंस कॉपी में तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, नोटबुक में हम लोग डेफिनेशंस को नहीं लेके आएंगे, बुक से भी डेफिनेशंस को, इस रूल्स के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई है उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि सेटा क्या है, कॉस्ट ऑडिटर क्या है, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है, इंस्टीट्यूट किसे कह रहे हैं, सारी बहुत आम सी डेफिनेशन है, ठीक है, इसलिए इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ आपको कि ये जो एक सेटा करके एक बात की गई है यहाँ पे, दिस सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, ठीक है, तो कई जगह आप देखोगे कि लिखा है कि हेडिंग्स एज इन सेटा। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ गुड्स, आई मस्ट से कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या दी गई है, नंबरिंग दी गई है, कोडिंग दी गई है। उस कोड से आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई किस गुड्स की या किस सर्विस की बात की जा रही है। अब मैम इतने डिटेल में ये लोग क्यों गए? ये लोग इतनी डिटेल में इसलिए गए हैं क्योंकि दिस एक्ट क्लासिफाइज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इनटू टू, व्हाट, द रेगुलेटेड सेक्टर एंड द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, तो यहां से अब हमारा थोड़ा रियल डिस्कशन शुरू हो रहा है, प्लीज ध्यान दो। तो एक टेबल दी गई है, इस रूल में एक टेबल दी गई है। उस टेबल के दो हिस्से हैं, द ए पार्ट एंड द बी पार्ट। द ए पार्ट एंड द बी पार्ट, टेबल के दो हिस्से हैं, ए पार्ट एंड द बी पार्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं टेबल ए टेबल बी। ठीक है, तो टेबल ए और टेबल बी, ये दो में क्या किया गया है, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया है। और ये कहां से आया? ये सेटा से ही आया है। ठीक है, ये सेटा ने ही ये क्लासिफाई किया है, टेबल ए एंड टेबल बी। मैम इसमें क्या है, इसमें जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं। इसमें जिनकी बात की गई है वो रेगुलेटेड सेक्टर कहे जाएंगे, और इनमें जिनकी बात की गई है उसे हम लोग नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कहेंगे। ठीक है, इस रेगुलेटेड सेक्टर में 6 हेडिंग्स के बारे में बात की गई है, 6 हेडिंग्स के बारे में बात की गई है, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की गई है, 6 इंडस्ट्रीज की बात की गई है। ओके, यहां पे 33 आइटम्स को लिस्ट किया गया है, यानी कि टोटल मिला के आपके 39, सिर्फ और सिर्फ 39 तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासिफाई किया है इन लोगों ने। 6 को डाला है आपके रेगुलेटेड सेक्टर में और 33 को डाला है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में।
ये 6 कौन से हैं? ये 6 कौन से हैं? टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम एंड गैस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। देन इज योर fertilizers, one more that I am forgetting, sugar and industrial alcohol, ये आपका लास्ट है। Yes, one more is electricity, sugar and industrial alcohol। ये 6 जो हैं ये आपके रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं, जिसे हम कहेंगे टेबल ए। हर जगह हम बोलेंगे टेबल ए, और टेबल बी है आपका नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ रही है, जिसमें 33 तरीके के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, 33 तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज दी गई हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मैम क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 39 टाइप के गुड्स एंड सर्विस होते हैं? नहीं बेटा, इसके अलावा दुनिया भर के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं जिन्हें इस रूल्स में, जिन्हें इन रूल्स में क्या बोला गया है? अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी चीज उस 6 से रिलेट करती है उसे बोला गया है टेबल ए। जो चीजें इन 33 को रिलेट करती हैं, घबराइए मत, ये 33 भी कौन से हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि मैं 33 नाम तो ना याद रख सकती हूँ, ना आपको कह सकती हूँ कि याद रखिए, ठीक है। इसलिए ये 33 ना हम लोग याद करेंगे, ना मैं आपको याद कराऊंगी। इट्स जस्ट दैट कि हम उसे बोलेंगे टेबल बी। जहां पे भी टेबल बी रेफर किया गया है, मतलब है कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 39 टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं दुनिया में, इनके अलावा जो बच जाते हैं उन्हें इन रूल्स में अदर प्रोडक्ट्स बोला गया है, ठीक है। उन्हें इन रूल्स में बोला गया है अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपका रूल 1 है टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि इस रूल का नाम है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। और रूल नंबर 2 है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में कुछ बहुत आम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि कॉस्ट ऑडिटर की डेफिनेशन। कॉस्ट ऑडिटर वो है जिसको कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट में कॉस्ट ऑडिटर कहा गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट हमारी इंस्टीट्यूट है, ओके। सो यही सारी चीजें हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, द रिपोर्ट गिवन बाय द कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। बाकी एक बोला गया है सेटा के बारे में, तो सेटा इज नथिंग बट सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, ठीक है। उस एक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को लिस्ट किया गया है, नंबर दिए गए हैं, कोड्स दिए गए हैं। तो ये सेटा हेडिंग्स के हिसाब से यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। डायरेक्टली वहां से पिक किया गया है, सेटा हेडिंग्स दी गई है। इंपॉर्टेंट ये था, इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से टेबल ए और टेबल बी में इन्हें क्लासिफाई किया गया है, और उसके अलावा भी जो बच जाते हैं उन्हें हम अदर प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। आप यहां तक की बात लिख लीजिए प्लीज, और तब हम लोग इसके आगे चलेंगे और मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। चलो, now we come to rule number 3. This is applicability of cost records. चलो,
आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वन, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस वन. सो इसलिए आप प्लीज अपने बुक के पेज नंबर 2.8 पे आ जाइए सब लोग. बुक के पेज नंबर 2.8 पे, पेज नंबर 2.8. There you can see detailed rule as per pronouncement by the MCA, Government of India, is reproduced for reference. मतलब इसके पहले जो कुछ दिया हुआ है वो एक्चुअली इन्हीं रूल्स को एक्सप्लेन किया है, बट शॉर्ट में, डायग्रामेटिकली. बट यहाँ पे अब जो मैंने ये हेडिंग पढ़ा है ये एक्चुअली डिटेल्ड रूल है जैसा ऑफिशियल गजेट में छपा था. तो हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम लैंग्वेज को समझ सके. डायग्रामेटिकली आप अपने पास खुद ही बना लोगे अगर एक बार बात समझ में आ गई तो, बट डायग्रामेटिकली पढ़ने से क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कुछ डाउट्स रह जाते हैं जो कि एक्ट से पढ़ने से या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से क्लियर होते हैं. ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करें. The company's cost records and audit rules 2014 came into force on कब 30th June 2014. ये आप लिख चुके हो. These rules were amended on 31st of December, giving effect to the rule 2, 3, 4, 5, 6, 7. And form CRA 1, CRA 3 ये सब अभी आपको नहीं पता, but definitely मैं बताऊंगी और धीरे धीरे आप हर चीज समझते जाओगे. It was further amended on 12 June 2015, giving effect to form CRA 2 and CRA 4. Further amendment was made on 14th of July 2016. ठीक है, इतना आपको एक एक डेट याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो और डेट्स याद हैं उन्हीं को याद रखो, वही भली है. ये इतनी अमेंडमेंट कब कब हुआ इतना डेट याद रखने की जरूरत नहीं. हाँ, कब इफेक्ट में आया 30 जून 2014. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट. Short title and commencement. These rules may be called the company's cost records and audit rules, and they shall came into force from the date of their publication in official gazette. तो जब छपे थे तब से इफेक्ट में आ गए थे. Next we come to certain definitions. Act का मतलब है Companies Act. Central Excise Tariff Act heading यानी कि SETA heading means the heading as referred in the additional notes in the first schedule of SETA. This we have discussed. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कौन हुआ, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिटर, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जिसे बोर्ड अपॉइंट कर दे वो कॉस्ट ऑडिटर है. ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बात आगे बढ़ानी है इसलिए पीछे का क्लियर कर रही हूँ. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मीन्स द ड्यूली साइंड कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स examined and cost statement which are prepared as per these rules, including attachment, annexures, qualifications or observations attached with or included in such report. हाँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेती हूँ. अगेन आपको ये रटना नहीं है, बट यहाँ से कुछ शब्द मैं आपको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं इसे फिर से आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट means the duly signed cost auditors report. Duly signed cost auditors report का मतलब जो cost auditor अपॉइंट हुआ है, जब उसने सारी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट पे साइन मार दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या क्या लगने को बोला रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एनेक्सर्स लगाने पड़ सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन देनी पड़ सकती है, आपकी रिपोर्टिंग देनी पड़ सकती है, क्वालिफिकेशंस देने पड़ सकते हैं. मतलब जो भी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स क्या हो गए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. फॉर्म CRA 1 होता है, दैट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ठीक है, जिसमें सारे कॉस्ट की आप कह सकते हो ब्रेकेज की डिटेल दी होती है. तो उसे समझना और कॉस्ट के स्टेटमेंट्स को समझना, उस पर जांच पड़ताल करना और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पे रिपोर्ट देना, ये आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है. कॉस्ट रिकॉर्ड्स मीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट. फॉर्म मीन्स अ फॉर्म अनेक्स्ड एंड इंस्टीट्यूट मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. चलो ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. अब जरा सा ध्यान से पढ़ेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट. ठीक है, जिसे हम लोगों ने आपके लास्ट सेशन में पढ़ा था.
ठीक है, जिसमें सबसेक्शन 1 में क्या कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जिन्हें वो ठीक समझे, ठीक है, एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स, जिन्हें वो ठीक समझे उन पे वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि भाई जैसा इन रूल्स में लिखा है यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनियों पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन अप्लाई कर सकती है। For the purpose of subsection 1 of section 148 of the Act, the class of companies including foreign companies defined in clause 42 of section 2 of the Act कौन सा? Companies Act, engaged in the production of goods and services or providing services specified in the table below। ठीक है, तो टेबल के ही क्या पोर्शंस हैं? टेबल ए, टेबल बी। टेबल के क्या दो पार्ट्स हैं? ए और बी। हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैन यू प्लीज अंडरलाइन फॉर मी? ठीक है, वहां पे अंडरलाइन करके चलो। हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर, हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल को जरा बड़ा सा सर्कल मार दो। Its products and services of rupees 35 crores or more during the immediately preceding financial year shall include cost records for such product or service in their books of accounts। और उसके आगे फिर आपके वो दोनों टेबल दिए, टेबल ए एंड टेबल बी, जिसे हम लोग अपने पास डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 आपको कह रहा है दैट द क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, मतलब कुछ वो कंपनियां हैं इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो फॉरेन कंपनीज कौन होती है? जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो बट जिनकी वर्किंग इंडिया में चल रही हो। हर जो दुनिया की कंपनी हमारे देश के बाहर हुई है उसी को हम फॉरेन कंपनी बोल के उस पर रिक्वायरमेंट नहीं लगा देंगे। हाँ, तुम बाहर की हो लेकिन हमारे देश में काम कर रही हो तो हमको तुमसे मतलब है। ओके, सो जो कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सारी कंपनियों के बारे में बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। ओके, चलो, so all the companies including foreign companies। next यहां पे और क्या लिखा है? engaged in the production of goods or providing service। ठीक है भाई, दो ही काम हो सकता है, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस होगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब यहां पे कंडीशन क्या दी है? स्पेसिफाइड इन दी टेबल बिलो। ठीक है, specified in the table below, engaged in the production of goods or providing services specified in the table below। सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है, अब मेरी एक बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया? टेबल ए में कितने टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज है? 6, ठीक है, जो कि रेगुलेटेड सेक्टर है। टेबल बी में कितने हैं? 33, जो कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। टोटल कितने हुए? 39। क्या मैम दुनिया में सिर्फ 39 टाइप के गुड्स या सर्विसेज हैं क्या? नहीं, दुनिया में बहुत सारे हैं। उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? उनमें से 39 को हमने छांट दिया, बाकी को हमने अदर में डाल दिया। मतलब ये मेरे पास एक टोटल था। Try to understand, this is the total goods
एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। दुनिया में इतने टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिनमें से कुछ हमने टेबल में स्पेसिफाई किए, और कुछ हमने टेबल में स्पेसिफाई नहीं किए। जिनमें से कुछ हमने टेबल में स्पेसिफाई किए, कुछ हमने टेबल में स्पेसिफाई नहीं किए। टेबल में कितने स्पेसिफाई किए? 39, जिसमें कि टेबल ए में किए 6 और टेबल बी में कितने किए? 33। और अदर फिर कितने भी हो सकते हैं, इन्हें हमने क्या कह दिया? अदर प्रोडक्ट। ओके, अब एक बार हम लोग इसी रूल को फिर से पढ़ेंगे। प्लीज हर चीज को अगर खुद से तोड़ के पढ़ने लगोगे, खुद की खुद बात समझ में आ जाएगी। फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। For the purpose of subsection 1 of section 148 of the Act, the class of companies, including foreign companies defined in clause 42 of section 2 of the Act, engaged in the production of goods or providing services specified in the table below, having an overall turnover from all its products and services. अब फिर से क्या समझ में आई बात, कि यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि आप उन कंपनियों को देखना, द क्लास ऑफ कंपनीज आप कौन सी देखोगे? क्लास ऑफ कंपनीज आप वो देखोगे जो टेबल में स्पेसिफाई की गई हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन 148 के सब सेक्शन 1 के लिए, जहां पे ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ कंपनियों पे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर सकती है। तो वो कुछ कंपनियां कौन सी हैं? विच आर दोस कुछ कंपनीज आर दीज, ठीक है, जो स्पेसिफाइड इन द टेबल है वो कुछ कंपनीज है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं ये इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में है। क्या मैम ये इसके अलावा भी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हैं, ठीक है ना। एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने पास टेबल ए का भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, टेबल बी का भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को जो कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट लगानी है वो इन्हीं लोगों के लिए लगानी है, ठीक है। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे बोला गया है एज स्पेसिफाइड इन दी टेबल, ठीक है, हैविंग एन एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल अब क्या बातें बोली गई हैं? ओवरऑल टर्नओवर, ओके, फ्रॉम all its goods and services for immediately preceding financial year, ठीक है। Overall turnover from all its goods and services for immediately preceding financial year is how much? Rupees 35 crores or more. Okay. Shall maintain. प्लीज आप ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, shall maintain cost records for such products
फॉर सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही है कि कहा गया है कि सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ कंपनियों को ये कह सकती है कि आप लोग प्लीज कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और जरूरत पड़ने पे कॉस्ट ऑडिट भी कराइए। तो पता चला कि भाई कौन सी वो कंपनियां हैं। ठीक है, तो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स निकाले गए कि कौन सी वो कंपनियां हैं। तो उसके रूल 3 में आके क्या बोला गया कि कंपनीज, ठीक है ना, सच क्लास ऑफ कंपनीज आप उठा लो। कौन सी वो क्लास ऑफ कंपनीज, ये कंडीशंस जिनके पास है, ठीक है, वो क्लास ऑफ कंपनी। ओके, ये कंडीशन जिसके पास है वो क्लास ऑफ कंपनी, उसे उठाओ सबसे पहले, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग सर्विस में एंगेज्ड है। कौन से, जो कि टेबल ए या बी में स्पेसिफाइड है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर टेबल ए या टेबल बी के किसी भी गुड्स या सर्विस को हम प्रोवाइड नहीं करते तो फिर हमारे लिए इस पूरे रूल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे लिए इस रूल का कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? मतलब क्या कहने का है कि जब हम टेबल ए या टेबल बी के गुड्स या सर्विस में डील कर रहे हैं तो हमारे लिए ये पूरे रूल्स मतलब के हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज स्पेसिफाइड इन दी टेबल। तो अब जो टेबल में, टेबल ए या टेबल बी में जो गुड्स या सर्विसेज लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बट जब उनके बारे में बात करें, मतलब आपने इंडस्ट्री तो वो पकड़ ली जो टेबल ए या टेबल बी में एंगेज थी, बट अब जो सबसे बड़ी मेरी कंडीशन है कि उनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स गुड्स एंड सर्विसेज for immediately preceding financial year should be rupees 35 crore or more. तो कंडीशन एक ही है कि ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी रुपीज 35 crore or more. They shall maintain cost records for such products and services. मतलब अब जो आप ये प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसके लिए आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं जरा सा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो, मान लो एक कंपनी है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, हैज दी एक कंपनी का ये डेटा है एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, क्या डेटा है? क्या इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो चुकी है? बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये वो कंपनी है जिससे हमें कंसर्न है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ टेबल ए या टेबल बी उसमें से कोई प्रोडक्ट इनके यहाँ बन रहा है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इनके यहाँ हो रहा है काम, इसलिए हमें इस कंपनी से कंसर्न है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया कि उनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी रुपीज 35 करोड़ और मोर। ओके, तो अब बोला गया है कि आप पहले देखिए कि 35 करोड़ की लिमिट रीच हुई कि नहीं। क्या वो 35 करोड़ की लिमिट
टेबल ए के लिए देखेंगे या टेबल बी के लिए देखेंगे? वो 35 करोड़ की लिमिट इन तीनों को मिला के देखेंगे। ये है कंपनी का ओवरऑल, ये है कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर, ये है कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो चुकी है। यस, ओके। तो 31 मार्च 2021 के लिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उस पे इनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है। तो अब इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दे हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब मैम किस दिन के लिए करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स आगे आने वाले सालों के लिए आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम 2022 में बैठे हैं, 31 मार्च 2022 में हम बैठे हैं, सॉरी 1 अप्रैल 2021 में बैठे हैं, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 31 मार्च 2021, राइट? एक दिन पहले ही है बट साल तो दूसरा है। तो क्या हम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? यस। ठीक है, तो किसी भी साल आप कैसे चेक करोगे कि पिछले साल में कितना टर्नओवर आया फ्रॉम ऑल इट्स गुड्स एंड सर्विसेज? ठीक है, तो अब अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपसे कहूं तो क्या है कि इनको क्या करना है? इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में आपके यहाँ एक लाइन लिखी गई है कि दे शैल इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर सच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो सच प्रोडक्ट्स या सर्विस कौन से हुए? एज स्पेसिफाइड इन दी टेबल। अंडरस्टूड? ये है आपका रूल 3। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप साथ साथ में मेरे समझते जाओगे। क्या है वो? पहले वो एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा ठीक है, पहले इसके साथ साथ टेबल 4 भी समझ लेते हैं, फिर मैं कुछ चीजें आपको शॉर्ट में लिख पाती हूँ। ओके, टेबल 4 कह रही हूँ, रूल 4 समझ लेते हैं फिर। चलो, तो अभी मैं ये नहीं मिटा रही हूँ, आओ यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट कम्स कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है, अभी मैं फॉर्म्स डिस्कस नहीं करूंगी, सबसे पहले हम लोग पहले अपने रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फॉर्म्स पे आएंगे। ओके, बट मैं बस यहाँ लिख दे रही हूँ कि शैल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर CRA 1। तो CRA 1 आपका एक फॉर्म है, CRA 1 आपका एक फॉर्म है जो कि आपको बताता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे once we are done discussing about our rules। ठीक है, रूल्स के बाद फॉर्म्स और फॉर्म से जुड़ी बाकी चीजें, फिर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेंथी या ना लेंथी का तो कोई बात ही नहीं है, अगर हमको मजा आ रहा है तो। ठीक है, और ऐसी चीजों में तो बल्कि मजा आता है कि जब आप लॉ को समझने की कोशिश करते हो, और ये सारी चीजें एग्जाम में इतनी स्कोरिंग है कि आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है, आपके सब्जेक्टिव आंसर्स में भी आ सकती है। एंड नाउ यू नो इट। आपको रूल 3 में क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या कंपनी में टेबल ए या टेबल बी जैसा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर भी आपको दिया गया है, इसका मतलब है कि मान लो कि हो रहा है। उसके बाद आपको देखना है ओवरऑल टर्नओवर। ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर देखना है। ओवरऑल टर्नओवर का मतलब है कि टेबल ए टेबल बी को छोड़ के और भी जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसके लिए हम देखेंगे कि भाई 35 करोड़ की लिमिट टच हो गई है क्या। 35 करोड़ पे भी हमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ ही था, फिर भी हमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अगर मैम ये 34 होता तो नहीं करने होते, हाउ ऑब्वियस। ठीक है, अगर ये 36 होता तो करने होते। चलो, अब आप अपनी बुक में देखो कि यहाँ पे वो टेबल दिया हुआ है, टेबल का ए पार्ट है रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, मैं सारी हेडिंग्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बस फटाफट से आपके लिए सामने सामने पढ़ रही हूँ। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल।
वो आपका क्या था, रेगुलेटेड सेक्टर। अब बात हो रही है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की। तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में मैं फटाफट से आपके लिए 33 पढ़ दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी बताऊंगी और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या क्या है, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज टर्बोजेट, टर्बो प्रोपेलर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, propellant powders, prepared explosives, radar apparatus, tanks and other armored fighting vehicles, port service, aeronautical services, iron and steel, road and other infrastructure, rubber and allied products, coffee and tea, railway and tramway, cement, ores and minerals products, mineral fuels, base metals। अब देखो बेस मेटल लिख दिया है, लेकिन सेटा की हेडिंग कितना सारा दिया है साथ में। मतलब बेस मेटल में क्या क्या आता है, ये आप सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में जाइए, वहां के शेड्यूल में जाइए और इस कोड नंबर को देख लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, एजुकेशन सर्विस, मिल्क पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, plastics and polymers, tires and tubes, paper, textile, glass, other machinery, electricals and electronics and some medical devices। मैम इसमें ज्यादातर तो सारी चीजें कवर हो गई, ज्यादातर सारी चीजें कवर हो गई, लेकिन एक्चुअल में दुनिया की सारी चीजें कवर नहीं हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसमें कैमरा कवर हो गया, क्या इसमें फर्नीचर कवर हो गया, क्या इसमें स्टेशनरी कवर हो गई, नहीं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इन सब में सेटा की हेडिंग में क्या दिया है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बट 33 चीजें कवर हुई हैं, दुनिया की सारी चीजें इसमें कवर नहीं हो गई हैं। ओके, provided that nothing contained in serial number 33 shall apply to foreign companies having only licensing office, provided further that nothing contained in this rule shall apply to a company which is classified as a micro enterprise or a small enterprise, including as per turnover criteria under subsection 9 of section 7 of MSME Development Act। क्या मतलब समझ में आया कि इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? देखो, चलो, तो इसी के आगे आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल के आगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, हेडिंग वही है, रूल 3। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? सबसे पहले कि ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है, जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, तो वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। जो भी माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज है, ओके, मीडियम नहीं, बस माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जो है, एज पर MSMED एक्ट उन पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मतलब उनका टर्नओवर भले ही 35 से पार हो जाएगा, बट इफ दे आर क्लासिफाइड, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि उनको MSMED एक्ट से माइक्रो एंटरप्राइज का या स्मॉल एंटरप्राइज का सर्टिफिकेट मिला होता है। अगर उनके पास वो है तो भले ही उनका टर्नओवर 35 करोड़ से पार हो जाए, बट उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा,
ठीक है, दूसरा कौन है, सारी फॉरेन कंपनियों पे सारी बातें अप्लाई होती हैं, बट जो फॉरेन कंपनियां टेबल बी के नंबर 33 में डील कर रही हैं, मतलब जो ये कुछ मेडिकल डिवाइसेस सप्लाई कर रही हैं, जैसे कि कार्डियक स्टेंट, ड्रग इलेक्टिंग स्टेंट, कैथर, आई कांट इवन प्रोनाउंस, कैथेटर्स, इंट्राऑक्यूलर लेंसेज, बोन सीमेंट्स, हार्ट वॉल्स, बाप रे शरीर में कितना कुछ लगता है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो 20 चीजें स्पेसिफाई की हैं नंबर 33 ऑफ टेबल बी, अगर कोई फॉरेन कंपनी इन चीजों में डील करती है और उसका इंडिया में सिर्फ एक लाइजनिंग ऑफिस है, लाइजनिंग क्या होता है कि मतलब आपको खाली अपने लोगों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है ना, कहते हैं ना बनाए रखने के लिए, अगर यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप किया गया है आपने, तो फिर उस पे ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रूल अप्लाई नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे कोई फंक्शनल ऑफिस नहीं है, कोई गुड्स या सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, बस एक लाइजनिंग ऑफिस है कि हल्का मुल्का काम चलता रहे, कम्युनिकेशन होती रहे, ठीक है ना, अगर कंपनीज एक्ट का कोई कम्युनिकेशन होना है तो वो बस वहां चली जाए। तो अगर ऐसा कोई है फॉरेन कंपनी, तो उस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ये रूल अप्लाई नहीं होगा, भले ही उसका टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर नॉन एप्लीकेबिलिटी। पहली नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे, कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जो कि एमएसएमई एक्ट में क्लासिफाई की गई है। दूसरा, कोई फॉरेन कंपनी जो कि टेबल बी के आर्टिकल 33 में डील कर रही हो, बट उसका सिर्फ इंडिया में लाइजनिंग ऑफिस हो और कुछ भी नहीं, कोई फंक्शनल ऑफिस नहीं, तो उस पर रूल 3 अप्लाई नहीं होगा। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे खत्म हो रहा है, रूल नंबर 3। अब अगर आपको एक लाइन में समझना है तो सिर्फ इतना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड उसे मेंटेन करना है जिसका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। टेबल ए या टेबल बी में उसके गुड्स या सर्विस लिस्टेड है और उसका टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं लोगों से आपको कंसर्न है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वी कम टू रूल नंबर 4। और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किस में होते हैं, सीआरए 1 में। सीआरए 1 मैम क्या है, ये सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सीआरए 1, सीआरए 2, सीआरए 3 एंड सीआरए 4, ये चारों क्या है, इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स आपके लिए, हम लोग डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे वंस वी आर डन डिस्कसिंग द रूल्स। चलो अप्रोच वही है कि हम लोग बुक से पढ़ेंगे ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए और उसको अपने पास यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। रूल नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझोगे जरा भी कंफ्यूज नहीं होगे। अंडरस्टूड? चलो, एप्लीकेबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको सीधे सीधे समझ में आ रही है कि रूल 3 सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कर रहा है कि आप अपने यहाँ बही खाता बना के रखिए। रूल नंबर 4 उसके आगे की बात कर रहा है कि आप अपने यहाँ बही खाता बना लिए, चलिए अब समय पड़ने पे इसकी ऑडिट भी होगी, ठीक है। तो यहां से फिर आगे की रिक्वायरमेंट शुरू होती जाती है कि कैसे ऑडिटर अपॉइंट होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें फिर रूल 5 और रूल 6 में डिस्कस होंगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि रूल 3 एक बहुत बेसिक स्टेप था कि कंपनीज एक्ट ने कुछ लोगों को, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया कि आप कुछ लोगों से कह दीजिए कि वो लोग अपने यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड बना के रखें। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप कुछ लोगों से कह दीजिए कि वो अपने यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड बना के रखें। दैट वाज रूल 3। नाउ रूल 4 इज कि कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा है कि आप कुछ लोगों से कह दीजिए कि जो बही खाता उन लोगों ने तैयार किया था उसकी ऑडिट करानी पड़ सकती है। कैन यू जस्ट रिलेट द स्टेप्स? मैंने कहा कंपनीज एक्ट ने, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ने किससे दी? अपने सेक्शन एंड रूल्स से दी। अपने सेक्शन एंड रूल्स से ये पावर दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले ही क्या बोला था? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि आप सर्टेन क्लास ऑफ, बल्कि मुझे यहाँ पे सिर्फ सेक्शन लिखना चाहिए क्योंकि ये बात तो रूल में आई है, कि आप सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी से कह दीजिए, कहां कहा गया ये बात, रूल्स में, कि वो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करें, कि वो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। ये बात रूल 3 में बोली गई। और रूल 4 में क्या बोला जा रहा है कि कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप कुछ लोगों से कह दीजिए कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किए हैं उनकी ऑडिट हो सकती है। उनकी क्या हो सकती है, ऑडिट हो सकती है। तो ये बात कहां की गई है, रूल 4 में की गई है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनी स्टेप, बात को ध्यान से समझ लो, बहुत ही आसान सी बात है। नेक्स्ट, फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। एवरी कंपनी, अब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते में आपको बात समझ में आ जाएगी, आप खुद ही अपना फ्लो चार्ट बना लोगे। फ्लो चार्ट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ में क्या है ना, 2 तरीके के अप्रोच है किसी भी एग्जाम के लिए। एक है कि सिर्फ ऐसा पढ़ो कि नंबर आ जाए, दूसरा है कि ऐसा पढ़ो कि नंबर झक मार के आ जाए, मतलब आप एक प्रोफेशनल बनने के लिए पढ़िए। 2 अप्रोच होते हैं। हम लोग ने अपने समय में ये गलती कर ली है कि हम लोग सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते थे, लेकिन आज जब मैं आपकी एक मेंटोर हूँ, टीचर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ, तो मैं आपको ये जरूर गाइडेंस दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए मत पढ़िए, एक प्रोफेशनल बनने के लिए पढ़िए। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपके पास हर एक्ट जो है ना वो डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं दिया होगा, ये लैंग्वेज लिखी होगी। इस लैंग्वेज को समझने की जब टेंडेंसी डेवलप होगी तब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। इफ यू विल ऑलवेज लुक फॉर द शॉर्टकट्स कि ठीक है यार कहीं से इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कहीं से कुछ फ्लो चार्ट मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, ठीक है, और आप एक्ट से अपने आप को बचाना चाहेंगे, तो समवेयर और द अदर यू विल जस्ट you will not be able to excel that much in your profession. So I will give you diagrams and flow charts and notes and everything as I have been giving in all my sessions, in all my classes to all my students. But those charts, those diagrams, those notes, those things apply right before the examination. ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं क्लास में जरूर किताब पढ़ाती हूँ, ये मत समझना कि मैम किताब पढ़ने से कैसे बचे, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, आई कैन नेवर एनकरेज इट। ओके, किताब पढ़ने से बचोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। सारे नोट्स लो, शॉर्ट में लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। अभी यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, you are reading to be a professional. Okay, so right now what we'll do is we'll understand each and every word that the act says, and then we'll do what, then we'll make notes of it, ताकि एग्जाम के लिए आप उस नोट्स को पढ़ लीजिए। तो प्रोफेशनल बनने की भी तैयारी हो गई और नंबर लाने की भी तैयारी हो गई। अंडरस्टूड? अगर मैंने आपको मैंने आपको अभी बताया ही कि जहां से हम लोगों ने पढ़ना चालू किया है अपने पास पेज नंबर 2.8 से, उसके पहले इन्हीं रूल्स का क्या दिया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले इन्हीं रूल्स का डायग्राम और फ्लो चार्ट और यही सब दिया है। आई कुड हैव डन दैट कि मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा दूं और ये एक्चुअल जो एक्ट है आपका वो छोड़ दूं, बट आई प्रेफर्ड कि आप मेरे साथ साथ एक्ट पढ़िए ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए। ओके, चलो, applicability of cost audit. First point, every company specified in item A of rule 3. तो यहाँ पे item A of rule 3 से इनका मतलब है टेबल A। ठीक है, जो टेबल दी गई है रूल 3 में, वहां पे जो A के नीचे 6 चीजें दी गई थी उसके बारे में बात कर रहा है। Every company specified in item A of rule 3
shall get its cost records audited in accordance with these rules if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 50 crore or more, and the aggregate turnover of the individual product or service or services, individual product or products or service or services for which cost records are required to be maintained under Rule 3 is rupees 25 crore or more. अब मेरे साथ साथ एक काम करेंगे, ठीक है? Before we get to write these things, we are just going to do something in our book itself. Mark करो मेरे साथ. Every company is specified in item A of Rule 3. ठीक है? इसके बाद एक सेपरेटर बनाओ. सेपरेटर समझते हो? ऐसे लाइन, ठीक है? एक सेपरेटर बनाओ, जैसे लिखा है ना, एवरी कंपनी स्पेसिफाइड ए इन रूल 3, ठीक है? उसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ, दैट इज सेपरेटर. शैल गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, फिर लाइन बनाओ. In accordance with these rules, क्या मतलब समझ में आया कि हर कंपनी जो कि टेबल ए में दी गई है, हर कंपनी जो कि आइटम ए ऑफ रूल 3 में दी गई है, उसको क्या करना है? इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव टू बी ऑडिटेड. मतलब जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं वो ऑडिट करा लीजिएगा. इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स गिवन, रूल 4, ठीक है ना? इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स, मतलब इसके आगे भी जो रूल दिया है, रूल 5 और रूल 6, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, कितने दिन में करेंगे, उसको कैसे रिक्वायरमेंट देंगे, वो किस फॉर्म में अपनी रिपोर्ट देगा, आप उस रिपोर्ट का क्या करेंगे. मतलब इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स, मतलब रूल्स आर दीज रूल्स. ठीक है? चलो अगेन, if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year, अब कहां पे सेपरेटर लगाओगे? If the overall annual turnover of the company from all its products and services, कंपनी के बाद, सर्विसेज के बाद, during the preceding financial year, अगेन कब का डेटा देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. ठीक है? अगर मेरी पिछले साल, अगर मेरी इस साल काम करते करते लिमिट 50 करोड़ छुआ गई है, मतलब अगले साल मुझे कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी. ठीक है? इज रुपीज 50 करोड़ और मोर. अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक जो आपकी बात होने वाली है वो ये है कि पहले तो 50 करोड़ और मोर को अंडरलाइन कर दो. चलो ओके, एंड को बड़ा बड़ा सर्कल करो. उसके बाद में एंड लिखा है, एंड को बहुत बड़ा बड़ा सर्कल करो. एंड द एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, चलो इसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कुछ भी करो. द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स. मैम इंडिविजुअल के बाद प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, क्योंकि एग्रीगेट बोला गया है, मतलब प्रोडक्ट्स की भी बात की जा सकती है, और सर्विस और सर्विसेज. ठीक है? इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज, मतलब अगर सिर्फ एक ही है तो प्रोडक्ट, अगर दो चार हैं, ठीक है, अगर दो चार हैं तो प्रोडक्ट्स और उनका एग्रीगेट निकाल लीजिए. अगर एक ही है तो प्रोडक्ट, अगर दो चार हैं तो उनका एग्रीगेट निकाल लीजिए. फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर रूल 3. ठीक है? सर्विसेज के बाद आई होप आपने सेपरेटर लगाया है. फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर रूल 3 इज रुपीज 25 करोड़ और मोर. मैम ये नहीं बात समझ में आई हमारे. गुड, यही तो मैं चाहती थी, तभी तो मैं समझाऊंगी. ठीक है? चलो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिसमें हम लोगों को दो चीज देखने से मतलब है कि क्या कंपनी में
टेबल ए या टेबल बी की कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस हो रहा है जो कि टेबल ए या टेबल बी से कंसर्न करता हो। अच्छा, उसके बाद क्या उसका ओवरऑल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ है? हाँ भाई, ओवरऑल टर्नओवर देखते समय आप कुछ भी देख लेना, ए भी देख लेना, आप बी भी देख लेना, आप अदर प्रोडक्ट भी देख लेना, आप कुछ भी देख लेना, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो उनसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करा दीजिए, बट कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए मेंटेन कराइए? फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। सच गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो टेबल ए या टेबल बी में दी गई हैं। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड आपने किसका मेंटेन कराया है? सिर्फ इन दोनों का कराया है। याद है हमारे एग्जाम्पल में ए तो खाली 1 करोड़ बन रहा था, बी वाला 9 करोड़ बन रहा था, अदर प्रोडक्ट 25 करोड़ बन रहा था। इस अदर प्रोडक्ट का ही तो वेटेज सबसे ज्यादा था, बट टर्नओवर क्योंकि टच हो चुका था, तो भी हम कह रहे हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड सिर्फ इसका बनाओ, हमको इससे मतलब है। हाँ, तुम ओवरऑल एक बड़ी कंपनी हो गए हो इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, बट कॉस्ट रिकॉर्ड तो हमें बस इनका चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड हमने वैसे भी किसका मेंटेन कराया था? टेबल ए या टेबल बी का ही कराया था। ओके, ये बात समझ में आ रही है? ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो, अब मैं ये जरा मिटा रही हूं और मैं अपना रूल 4 लिखने जा रही हूं। चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये जो कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, ये किस तरीके से है? ये पहले ही 2 तरीके से है। टेबल ए, यानी कि आप कह सकते हो आइटम ए ऑफ टेबल 3 या टेबल बी। ये कौन है? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। और ये कौन है? रेगुलेटर, रेगुलेटेड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट के लिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि टेबल ए या टेबल बी, ठीक है, किस कैटेगरी की कंपनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है, या किस कैटेगरी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेबल ए या टेबल बी। मैम टेबल बी तो याद नहीं हो सकता। ठीक है यार, याद नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, एग्जाम में या तो टेबल ए टेबल बी लिख देगा, या फिर टेबल ए के जो 6 चीजें जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और टेबल बी के 33 के बारे में आपसे आपकी याददाश्त को नहीं खुजवाएगा, बट हाँ सर्टेन थिंग्स तो याद रह सकती हैं, कि जैसे जितनी सारी चीजें थी वो आम चीजें थी, ठीक है ना, ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, आपका एडिबल ऑयल है, मिनरल ओर है, उसके बाद आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मतलब जितनी भी चीजें डिफेंस वगैरह में यूज होती हैं, एरोनॉटिकल थिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो ऑल दीज आर कॉमन थिंग्स। ओके, हाँ कुछ चीजें हैं जैसे प्लास्टिक है, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, कैमरा है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, बट एग्जाम में एनी विच वेज टेबल ए टेबल बी स्पेसिफाई कर देगा। चलो, तो हम सबसे पहले अब 2 तरीके से इसे समझेंगे, टेबल ए और टेबल बी के लिए। अब यहाँ पे जैसे उसमें कितनी थी? उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी कि उसमें ये देखना था कि कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर हो गया है क्या। अगर हो गया है तो इन पे लगा दो कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और कॉस्ट रिकॉर्ड किसका बनेगा? किन चीजों के लिए आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे? टेबल ए या टेबल बी वाली चीजों के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। Two conditions. What are these 2 conditions? That first, the overall turnover from all goods and services, the overall turnover from all goods and services
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, ठीक है। ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। ओके अभी आप मत लिखिएगा, अभी प्लीज समझिएगा। फिर वहां पे लिखा है एंड का मतलब प्लस, एंड का मतलब कि ये और कंडीशन नहीं है, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी कॉस्ट ऑडिट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो दूसरी बात यहां पे लिखी है कि टर्नओवर फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज फॉर विच cost records are maintained, for which cost records are maintained should be greater than equal to 25 crores। अब क्योंकि आप सिर्फ टेबल ए के कंडीशंस पढ़ रहे हो, ओके तो यहां पे आप बताओ कि टर्नओवर फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़। यहां पे किन गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है? टेबल ए अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कौन से बात होगी? जो लोग बोल रहे हैं टेबल ए, उन लोग को मैं बता दूं कि आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़िए फिर से उसी चीज को। यहां पे लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड अंडर रूल 3। मतलब है कि टेबल ए और टेबल बी, मतलब है टेबल ए और टेबल बी। क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो आपने दोनों के लिए बनाए ना। ओके जैसे ही कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ टच हुआ तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो आप चाहे टेबल ए का प्रोडक्ट होगा चाहे टेबल बी का प्रोडक्ट होगा, दोनों के लिए बनाओगे, अदर प्रोडक्ट के लिए तो नहीं बनाओगे ना। नहीं, क्योंकि हमने एक्ट पढ़ा है, हमने एक्ट में से ये समझा है। उसी तरीके से अगर रूल 4 में ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले आप ये चेक करना कि ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज, वहां पे जो दो बार लिखा है गुड या गुड्स, सर्विस या सर्विसेज, मतलब अगर टेबल ए में कोई एक ही आइटम है तो गुड, और अगर 2-3 हो जा रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, तो कॉस्ट रिकॉर्ड किनके लिए मेंटेन किया जा रहा है? टेबल ए और टेबल बी दोनों के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके सो दिस लिमिट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़। अब आप एक बार अपना ये जो पॉइंट नंबर 1 है वो फिर से पढ़िए, और अब आप बताइए कि आपको क्या इसमें कोई भी डाउट लग रहा है अपनी बात समझने के बाद? Every company specified in item A of rule 3 shall get its records audited. Its records audited का मतलब कि ये बात तो तय है कि तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड बना के बैठे होगे। ऐसा केस थोड़ी ना हो सकता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड लगने की एप्लीकेबिलिटी अभी आई नहीं और कॉस्ट ऑडिट होने की एप्लीकेबिलिटी आ गई, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कितना था? 35 करोड़। तो भाई 35 पे तो तुम कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे ही बनाओगे, हम तो तुम्हारे पास 50 करोड़ के लिए आएंगे, ठीक है। In accordance with these rules, if the overall turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees 50 crores or more, and the aggregate turnover of the individual product or products or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees 25 crore or more, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बताइए क्या होगा?
अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या होगा पता है, कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो जाएगा, राइट। कॉस्ट ऑडिट मैम अप्लाई हो जाएगा किस पे, सिर्फ टेबल ए के गुड्स या सर्विस पे ऑडिटर आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने जब फाइनेंशियल्स उठा के देखेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स उठा के देखेगा, तो वो ये देखेगा कि अच्छा मेरे कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो 50 करोड़ हो चुका है। अच्छा, मतलब कि टेबल ए की रिक्वायरमेंट, टेबल ए के ऑडिट होने की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, बट क्या टेबल ए और टेबल बी दोनों के प्रोडक्ट मिला के मेरा 25 करोड़ हो गया है? होते ही जैसे ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होगी, ऑडिटर बुलाया जाएगा, ऑडिटर जी आके पूछेंगे कि बताइए सर कि मेरे स्कोप में क्या क्या काम आता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलेगा कि सर आप हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेबल ए के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑडिट करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को टच किया है, आप हमारे टेबल बी के अकाउंट्स को नहीं ऑडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप हमारे टेबल बी के अकाउंट्स को नहीं टच करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर पाए हैं, ठीक है। टेबल बी के अकाउंट्स को कब टच करेंगे? अगेन इसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहली कि ओवरऑल टर्नओवर from all goods and services, overall turnover from all goods and services should be greater than equal to 100 crores, ठीक है। मतलब जो लिमिट यहाँ पे आप 50 देख रहे थे, टेबल बी को टच करने के लिए आपकी पूरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, चाहे तुम दुनिया का कोई भी गुड्स या सर्विस बनाओ, 100 करोड़ तक बना लिए हो, ठीक है भाई, तुरंत दूसरी रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ो। और क्या है दूसरा रिक्वायरमेंट? दैट टर्नओवर फ्रॉम, अब फिर से वही बात आ जाती है, गुड्स या सर्विसेज टर्नओवर फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज फॉर विच cost records are to be maintained should be greater than equal to 35 crores। 35 करोड़ की लिमिट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो जगह ये लिमिट यूज होती है। रूल नंबर 3 में यूज होती है जब हमें कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर देखना होता है, और रूल नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में यूज होती है जब हमें टेबल बी के ऑडिट रिक्वायरमेंट को देखना होता है, उसमें भी दूसरी कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड है, वो कौन से हुए? टेबल ए और टेबल बी दोनों वाले, टेबल ए और टेबल बी दोनों वाले। मतलब अब एक बार यहाँ पे ध्यान से बात को मेरी फिर से समझ लो, कोई भी कंफ्यूजन है फिर से समझ लो। जो भी मेरे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में हो गए। क्या? टेबल ए के, टेबल बी के और अदर, ठीक है। ये बात तो हम लोग अपने पास लिख चुके हैं कि संसार की जितनी गुड्स एंड सर्विसेज थी उनको 2 कैटेगरी में डाला गया, ए और बी, और तीसरी को खुला छोड़ दिया गया अदर प्रोडक्ट्स के नाम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है, दोनों कंडीशन को समझ लो। कंडीशन कह रही है कि रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर लोगे, जैसे ही ये टोटल तुम्हारा 35 हो जाए रिकॉर्ड तो मेंटेन कर ही लेना, ठीक है। 35 करोड़ होते ही रूल 3 अप्लाई हो जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, ओके। रूल 4 कहता है क्या कि क्या तुम्हारा ये 50 करोड़ हो गया है टोटल? अच्छा, ठीक है। दूसरा केस है क्या तुम्हारा 100 करोड़ हो गया है? अच्छा,
अब अगर तुम्हारा 50 करोड़ हो गया है, ध्यान से देखो, पहले एक ही केस समझो, चलो छोड़ो। अगर तुम्हारा ये टोटल 35 से बढ़ के 50 तक आ गया है, मतलब कॉस्ट ऑडिट लग सकती है। अब बोला गया कि चलो जरा सा ये देखो तो कि यहां पे तुम्हारा कितना आ रहा है। ठीक है, ये टर्नओवर है, क्या टोटल टर्नओवर 50 हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2, कंडीशन 2 थी कि जिसके लिए आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इन दोनों के लिए आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया था, क्या यहां से जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपका 25 या उसके ऊपर हो गया है? हाँ हो गया है। ठीक है, तो A प्लस बी वाले एग्रीगेट टर्नओवर 25 हो गया है। ठीक है, कंडीशन 2 भी फुलफिल हो गई है। अब आप ऑडिटर को बुलाइए और उनसे कहिए कि इसकी ऑडिट कर दें। अब आप ऑडिटर को बुलाइए और कहिए कि इसकी ऑडिट कर दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेम केस अप्लाइज कैसे? अगर मेरा ये अब ये कितना हो गया टोटल? 100। अब हम पहले टेबल ए के लिए देखेंगे, क्या 50 से ऊपर है ओवरऑल? यस। क्या टेबल ए और बी मिला के 25 से ऊपर है? यस। तो क्या हमारी टेबल ए के लिए ऑडिटर आएगा? आएगा। फिर अब हम लोग टेबल बी के लिए देखेंगे, क्या ये 100 से ऊपर हो गया है? हाँ, 100 या 100 से ऊपर हो गया है। अब टेबल ए और टेबल बी मिला के क्या 35 हो गया है? हाँ हो गया है। तो अब क्या होगा? दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब जब ऑडिटर आएगा तो वो इन दोनों की ऑडिट करेगा, अभी भी इसकी ऑडिट नहीं करेगा, वो उन दोनों की ही ऑडिट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, चाहो तो ऐसे ही लिख लो और नहीं तो आप चाहो तो इसको एक नॉर्मल टेबल बना के लिख सकते हो। मैं बता देती हूँ कैसे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगी और तब ये हमारा सेशन खत्म होगा, इसलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन तक ध्यान रखो। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में रूल 5, रूल 6 और हमारे एनेक्सियर्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो पे वेरी मच अटेंशन। अभी बस हम एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ओके, चलो जरा सा ये लिख लिए हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। चलो, टेबल ए के लिए, टेबल बी के लिए सरकार चाहती है कि बस ये जो 39 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, बस इन्हीं की हमें कॉस्ट की जानकारी और ऑडिट मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। इसीलिए वो लोग अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, बस अदर प्रोडक्ट्स को लिमिट के लिए जोड़ते हैं, उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स और उनकी ऑडिट से सरकार को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, overall turnover from all goods and services। ठीक है, टेबल ए के लिए कितना होना चाहिए? 50 करोड़। टेबल बी के लिए कितना होना चाहिए? 100 करोड़। और दूसरी चीज, एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम गुड्स या सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट records are maintained
यानी कि a प्लस बी वाले, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 25 करोड़ छूते ही और यहाँ पे 35 करोड़ छूते ही। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट लगी, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट लगी, लेकिन फिर भी ऑडिटर को बुला के बोले सिर्फ टेबल ए का ऑडिट करो जाओ? क्या कभी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ये हो सकता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट लगी और हम किसको, अकाउंटेंट को बुला के बोले कि ऐसा है कि सिर्फ टेबल ए के रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना और किसी का करना मत? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रूल में लिखा है कि जैसे ही आपका 35 करोड़ से ऊपर हो जाए ओवरऑल टर्नओवर, आप सच गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड बनवाइए। मतलब बनवाएंगे आप दोनों के लिए, लेकिन ऑडिट किसकी होनी है, इसके लिए एक सेकंड कंडीशन भी डाली गई है। अंडरस्टूड? चलो ये लिखो, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस। चलो मैं आपको रिलीव कर देती हूँ। हम लोग अगले सेशन में इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ओके? और हम लोग इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी के भी बारे में समझेंगे। देयर इज अ लॉट टू रीड इन दिस अभी, ओके? बट आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक प्लीज अपने नोट्स कंप्लीट रखना एंड वील डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड सम मोर थिंग्स, ओके? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।